नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव के 4 चरण मतदान के पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा। उसके बाद सिर्फ 2 चरण बच जाएंगे, जो 25 मई और 1 जून को होगा। एक बात जो सत्तारूढ़ दल के समर्थक और उसके विरोधी, यानी सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों के बीच में सामान्य चर्चा का विषय है, वो ये है कि ये चुनाव इतना ठंडा क्यों। अब चुनाव में गर्मी ना हो, चुनाव में उत्साह ना हो, ये कम देखने को मिलता है। ऐसे चुनाव हुए नहीं, लेकिन ये कम देखने को मिलता है। और हाल के दिनों में जो असल में हमारी याददाश्त बहुत दूर तक नहीं जाती है। अक्सर हमको जो सबसे नज़दीक का होता है या उससे थोड़ा पहले का होता है वो याद रहता है। तो लोगों की याद में 2019 का चुनाव है और 2014 का चुनाव है। 2009 के चुनाव में क्या हुआ लोग भूल चुके हैं। तो 2014 और 2019 से तुलना करते हैं तो उनको चुनाव ठंडा नज़र आता है। तो देखिए, मेरा मानना है कि मतदाता 3 किस्म का होता है, 3 तरह का होता है। एक जो सत्तामुखी होता है, जो सत्तारूढ़ दल के समर्थन में रहता है। दूसरा जो सत्ता विरोधी होता है, जो जिसको कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी का वोट, वो होता है। वो बहुत मुखर होता है। जो सत्तामुखी वोटर होता है, जो प्रो इनकम्बेंसी जिसको कह सकते हैं आप, प्रो इनकम्बेंसी का वोटर हमेशा शांत रहता है, चुप रहता है। वो बहुत पहले से तय कर चुका होता है कि वोट किसको देना है। तो इंतज़ार उसको उत्सुकता इतनी होती है कि वोट देने का दिन, मतदान की तारीख कब आएगी। मतदान की तारीख आती है, वो चुपचाप घर से निकलता है, वोट देकर घर लौट आता है। ज़्यादा चर्चा नहीं करता, बहस में शामिल नहीं होता, बहस से दूर रहता है और बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाता। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है, जो सत्ता विरोधी वोट होता है, वो बहुत मुखर होता है। जब वो बहुत ज़्यादा मुखर होता है तब भी एक माहौल बनता है, तो उसका असर जो सत्तामुखी वोटर है उस पर भी पड़ता है। फिर वो भी चर्चा में आ जाता है। उसको लगता है कि जवाब देना ज़रूरी है। तीसरी किस्म जो वोटर्स की है वो है जो दुविधा में रहते हैं, ऊहापोह में रहते हैं। उनमें भी 2 किस्में होती हैं। एक जो तय नहीं कर पाए किसको वोट देना है, एक जो ये तय कर चुके हैं कि हमको तो वोट उसी को देना है जीतता हुआ दिखे। ऐसे लोगों का मानना है कि जो हार रहा है उसको वोट देना मतलब वोट खराब करना। तो इस चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो अनडिसाइडेड वोटर है, ऊहापोह वाला वोटर है, उसकी संख्या बहुत कम हो गई है, वो सिकुड़ गया है। तो सत्ता के साथ कौन है, सत्ता के विरोध में कौन है, ये दोनों वोटर जो है वो उनकी संख्या जो है, उनका दायरा बहुत बड़ा हो गया है। तो सत्तामुखी जो है, मैंने शुरू में कहा कि जो प्रो इनकम्बेंसी वाला वोटर है वो चुपचाप रहता है। तो इसलिए एक शांति, ये ठंडापन तो आपको इस कारण दिखाई दे रहा है। दूसरा जो सत्ता विरोधी वोटर है वो भी बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है। आप याद कीजिए 2014 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, सत्ता विरोधी लहर थी, सरकार के खिलाफ माहौल था और उस माहौल को और बढ़ाने में और बड़ा करने में, लोगों तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन का बड़ा योगदान था। तो वो चुनाव लग रहा था जैसे युद्ध हो रहा हो, संघर्ष हो रहा हो। 2 विचारधाराओं का संघर्ष है, 2 अलग अलग संगठनों का संघर्ष है, 2 पार्टियों का संघर्ष है। तो वो संघर्ष जो है ज़मीन पर, सतह पर दिखाई दे रहा था। तो वो चुनाव हमें कभी जो है, पूरा 2014 का चुनाव कभी एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब ठंडा लगा हो, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर थी, हमला कर रही थी और कांग्रेस के पास जवाब देने के लिए अपनी सरकार की बातों के अलावा कुछ था नहीं। और सरकार की बातें अगर वो पार्टी करती तो भ्रष्टाचार, घोटाला, इन्हीं का बोलबाला था। उसके समर्थकों के लिए बचाव करना मुश्किल होता जा रहा था और जितना वो डिफेंसिव हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी, उतना ज़्यादा आक्रामक होती जा रही थी। और दूसरा कारण 2019 का चुनाव याद कीजिए, वो भी आपको बहुत गर्मजोशी वाला चुनाव दिखा। उसका कारण क्या था? उस समय प्रो इनकम्बेंसी वेव चल रही थी, लेकिन फिर प्रो इनकम्बेंसी वेव चल रही थी। आप कहेंगे अभी कह रहे थे कि प्रो इनकम्बेंसी का वोटर शांत होता है, चुप होता है, फिर उस समय इतनी ऊर्जा क्यों थी?
राष्ट्रवाद का ज्वार था। बालाकोट स्ट्राइक ने उस चुनाव में जान फूंक दी। उस चुनाव में वोटर जो प्रो इनकम्बेंसी का वोटर है, पहली बार, मतलब इस पिछले 10, 15, 20 सालों की बात कर रहा हूँ, पहली बार इतना मुखर होकर सामने आया। उसको लग रहा था कि भारत सरकार ने, भारत की वायुसेना ने वो कर दिखाया जिसकी हम इससे पहले कल्पना नहीं करते थे। उसको याद उस समय आता था 26 नवंबर 2008, जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया था। उसको लगा कि आतंकवादी जो आक्रमण है, जो गतिविधियां हैं, उनका जवाब इस तरह से दिया जाना चाहिए, इसलिए वो अति उत्साहित था। इसीलिए 2019 में आपको 2014 की तुलना में ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज दिखा। अब आज जो तुलना हो रही है, 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, उसकी वोटिंग परसेंटेज की कोई कम नहीं हुआ है। 2-3% जो घटा है वो 2019 का चुनाव आउटलायर था। उस समय जो परिस्थितियां थीं उसमें जो है लोग वोट देने के लिए बेताब थे और लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देना चाहिए। इस बार उस तरह का कोई इमोशनल मुद्दा नहीं है, कोई राष्ट्रवाद का ज्वार नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रो इनकम्बेंसी की एक अंडर करंट है, या कहें कि एक साइलेंट वेव है जो मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जा रही है। 65%, 66% पोलिंग जो है वो कम नहीं होती है। तो एक कारण तो ये है कि प्रो इनकम्बेंसी का वोटर शांत है, एंटी इनकम्बेंसी के वोटर के पास मुद्दा नहीं है। आप याद कीजिए, फिर से आपको याद दिलाता हूं 2014 का चुनाव। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी एक मॉडल लेकर आए थे, गुजरात मॉडल। एक लोगों के सामने उदाहरण था। अब उस पर बड़ी बहस हुई, उनके विरोधियों ने बड़ा हमला किया कि ये फर्जी है, जो दावा कर रहे हैं उतना नहीं हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, अलग अलग तरह के दावे थे। लेकिन लोगों ने माना कि नरेंद्र मोदी ने 12 साल में गुजरात में विकास का एक गुजरात मॉडल तय किया। अब उस गुजरात मॉडल का जितना विरोध हुआ उतना ही उसका ज़्यादा प्रचार हुआ कि ज़रूर नरेंद्र मोदी ने वहाँ कुछ अच्छा किया है। और जो लोग की आलोचना कर रहे थे वो यही आलोचना कर रहे थे कि जितना नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है उतना नहीं हुआ है। यानी वो भी मान रहे थे कि हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना वो दावा कर रहे हैं। अब ये तो परसेप्शन का मामला था कि जो विरोधी है उनको जाहिर है अपने विरोधी का जो है काम कम ही लगेगा, और जिसने काम किया है उसको हमेशा अपना काम ज़्यादा लगेगा। तो कौन किस तरह से अपनी बात को प्रस्तुत करता है और किसकी बात की विश्वसनीयता, इस बात का मैं बार बार जिक्र करता हूँ। चुनावी राजनीति में विश्वसनीयता जो है उसकी कोई काट नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी एक विश्वसनीयता हासिल कर चुके थे और एक उम्मीद बनकर 2014 में आए थे। तो इसलिए उस समय का चुनाव आपको अलग लगेगा। अब उन दो चुनावों के माहौल से अगर तुलना करेंगे 2024 के माहौल की, तो आपको लगेगा चुनाव ठंडा है। अब उसके अलावा मतलब तुलना कीजिए, नरेंद्र मोदी 2014 में विकास का एक मॉडल लेकर आए। 10 साल विपक्ष को भी मिले, कई राज्यों में उनकी सरकार थी, सबसे ज़्यादा राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्या कांग्रेस पार्टी या कोई विपक्षी दल जिसकी राज्य में सरकार रही पिछले 10 सालों में, वो विकास का एक मॉडल पेश कर पाया कि देखिए ये इनका गुजरात मॉडल था, उसके जवाब में हमारा ये मॉडल है, या हम आएंगे तो ऐसा ये जो मॉडल हमने बनाया है उसको लेकर आएंगे। तो पूरा विपक्ष इस तरह का कोई मॉडल देश के सामने पेश करने में नाकाम रहा। तो उसके जो समर्थक हैं उनमें उस तरह का उत्साह नहीं रहा, उस तरह का उनके पास नैरेटिव नहीं रहा, तो उस तरह का उनके पास टॉकिंग पॉइंट नहीं रहा। तो जब टॉकिंग पॉइंट नहीं होता है आपके कार्यकर्ता के पास, तब वो हताश और निराश होता है, तब वो चुप रहता है, तब वो ज़्यादा बोल नहीं पाता है। नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, एक नाराज़गी और एक असंतोष। असंतोष किसी सरकार से ना हो ये असंभव है, मेरा मानना है।
असंतोष हर सरकार से होता है, क्योंकि कोई सरकार सबको संतुष्ट नहीं कर सकती, और आप जितना करेंगे लोगों की आकांक्षा और बढ़ती जाएगी। तो असंतोष वो होता है जो अक्सर आलोचना में या जो है सरकार की कमी निकालने में, बातचीत में, उसमें प्रकट होता है, लेकिन वो विरोध नहीं होता है। असंतोष का मामला है, उसमें एक बात अंतर्निहित होती है कि हम असंतुष्ट हैं लेकिन निराश नहीं हैं। हम असंतुष्ट हैं लेकिन अविश्वास नहीं है। विश्वास हमें इस बात का है कि जो कमी है, जो कमी हम बता रहे हैं, जो कमी हम दिखा रहे हैं, उसको पूरा भी यही करेंगे। अगर सत्तारूढ़ दल के विरोधी पर विश्वास ना हो तो फिर एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनती। जब सत्तारूढ़ दल के विरोधी किसी नेता पर या किसी मुद्दे पर या किसी नैरेटिव पर लोगों का विश्वास जमने लगता है तो एंटी इनकम्बेंसी का वातावरण दिखाई देता है, जो 2014 में दिखाई दिया। ये एंटी इनकम्बेंसी का वातावरण आपको 2019 में भी नहीं दिखाई दिया था और 2024 में भी नहीं दिखाई दे रहा है। 10 साल प्रधानमंत्री लगातार रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलर रेटिंग है वो अब भी अपने उच्चतम शिखर पर है। ये इस बात का संकेत है कि भले ही लोग असंतुष्ट हो मोदी से, एक वर्ग ये हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और बड़ी स्वाभाविक बात है कि एक वर्ग ऐसा हो सकता है जो असंतुष्ट हो, लेकिन उसका विश्वास डिगा नहीं है। उसका विश्वास नरेंद्र मोदी पर बना हुआ है, वरना ये एंटी इनकम्बेंसी की लहर बन जाती, जो कि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। विपक्ष भी ऐसा दावा नहीं कर पा रहा। विपक्ष का सारा हमला है कि मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है उसको वो अचीव नहीं कर पाएंगे, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएंगे। विपक्ष कहाँ पहुँचेगा ये नहीं बता पा रहा। विपक्ष कोई दावा करने की भी स्थिति में नहीं है कि हमको जो बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए वो मिल जाएंगी। ऐसा दावा करने में भी अगर विपक्ष जो है असफल हो तो समझ लीजिए कि उसकी स्थिति क्या है। इसीलिए ये चुनाव आपको बहुत ठंडा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लड़ाई नहीं हो रही है, संघर्ष नहीं हो रहा है। जब दोनों तरफ से वार और पलटवार होता है तब वो संघर्ष नज़र आता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेता नहीं है जिसकी विश्वसनीयता हो, कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। चलिए विश्वसनीयता कम ज़्यादा फिर भी एक बार मान सकते हैं। किसी को नेता चुना होता 2019 में, आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने, उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी, और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। तो एक संघर्ष नज़र आ रहा था। मोदी के सामने कौन? तो राहुल गांधी, उसकी तुलना हो रही थी। अब ये कांग्रेस को बाद में लगा कि ये तुलना कराकर उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया अपना, क्योंकि जब भी मोदी से तुलना होगी राहुल गांधी की, राहुल गांधी बौने ही नज़र आएंगे। इसलिए इस बार ये भी हिम्मत नहीं जुटा पाई कांग्रेस की। जब आप अपना नेता प्रोजेक्ट करने की हिम्मत न जुटा पाएँ तो इसका मतलब है आत्मविश्वास की कमी है। इसका मतलब है कि आपको अपने विरोधी की ताकत के सामने आप अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। इसलिए जो है, और उसमें कोड़ में खाज ये हुआ कि नेतृत्व तो छोड़ दीजिए, कोई नया नैरेटिव भी बनाने में आप कामयाब नहीं हुए। 10 साल में आप कोई एक नया मॉडल तैयार करने में कामयाब नहीं हुए। तो इन सब का असर है जिसकी वजह से आपको ये चुनाव ठंडा दिखाई दे रहा है। 65-66% पोलिंग कम नहीं होती। आप 1952 से आज तक का रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पोलिंग का इतना परसेंटेज कब कब रहा है। आप 2019 से तुलना करेंगे तो लगेगा कम हो गया, लेकिन 2019 के माहौल में और 2024 के माहौल में अगर इन दोनों की तुलना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पोलिंग क्यों कम हो गई है। तो पोलिंग के कम होने से कोई नतीजा निकालना, निष्कर्ष निकालना कि ये सरकार के खिलाफ है या विपक्ष के जो है समर्थन में है, वो आप गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। तो इस चुनाव की ठंडक का मेरी नज़र में सबसे बड़ा कारण है विपक्ष की कमज़ोरी। विपक्ष के पास न तो नेतृत्व है, न नीति है, और न ही उसके पास कोई नैरेटिव है जिसके आधार पर वो लोगों को
लुभा सके, जिसके आधार पर वो मोदी के खिलाफ लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित कर सके। इसलिए आपको ये चुनाव ठंडा नज़र आ रहा है। ये वोटिंग परसेंटेज के खेल में मत फंसिए, उससे हमेशा गलत नतीजे पर पहुंचेंगे, गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये वोटिंग परसेंटेज जो है, वो जो प्रधानमंत्री ने बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि ये डूबते को तिनके का सहारा है। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ इसलिए मोदी सरकार से लोग खुश नहीं हैं, इसलिए भाजपा का वोटर निकल नहीं रहा है, भाजपा का वोटर वोट नहीं देने जा रहा है। सवाल ये है कि भाजपा का वोटर वोट देने क्यों नहीं जाएगा और विपक्ष का क्यों आएगा? विपक्ष के वोटर को ऐसा क्या दिख रहा है? ऐसा किस बात का उत्साह है? किस नेता के कारण वो प्रेरित हो रहा है? ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? किस मुद्दे के कारण प्रेरित हो रहा है? 2 मुद्दों का जिक्र किया जाता है सर्वे में जो सबसे ऊपर आते हैं, बेरोजगारी और महंगाई। 1952 से आज तक हर चुनाव में ये 2 मुद्दे सबसे ऊपर रहे हैं। और अगर बेरोजगारी का मुद्दा बनना होता तो 2014 से 2019 के बीच में जब 2 बड़े डिसरप्टर आए, यानी नोटबंदी और जीएसटी, उस समय बेरोजगारी का मुद्दा अपने चरम पर था। जब उस समय उसका असर नहीं हुआ, तो अब जब रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, जब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो ऐसे में इस मुद्दे का असर क्यों होगा? कैसे होगा? उसको मुद्दा बनाने वाला कौन है? किसके पास ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है जो वह दिखा सके कि देखिए हम सत्ता में होते तो ऐसा करते? ऐसा बताने वाला कोई नेता आपको दिखाई दे रहा है? इसलिए मेरा मानना है कि ये मुद्दा होते हुए भी इसे मुद्दा बनाने में विपक्ष पूरी तरह से असफल रहा है। तो ये चुनाव ठंडा ज़रूर दिख रहा है, लेकिन इसमें एंटी इनकम्बेंसी का वोट मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।